नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। देश भर में जातीय गणना कराने की मांग को लेकर आगामी 1 सितंबर को पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, जातीय जनगणना पिछले कई समय से लगातार मांग हो रही है। अब बिहार में आरजेडी की ओर से आगामी 1 सितंबर को पूरे बिहार में प्रदर्शन किया जाएगा कि देश भर में जातीय जनगणना करानी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं बिहार के और देश के सभी पढ़े लिखे जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल के संगठन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, अथवा जो किसी राजनीतिक दल के सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं किसी भी दल में, उस परिवार को न पूजने वाले हैं और न उस परिवार के पीछे अंधभक्ति से दौड़ने वाले हैं। ऐसे जो लोग होंगे वही मेरी बात को विवेक के रोशनी में समझ सकेंगे। नहीं तो जो अंधभक्त होंगे या अंध विरोधी होंगे वो नहीं समझ पाएंगे। तो उन सब से प्रार्थना है कि वो अंधभक्ति छोड़े, अंधविरोध छोड़े और विवेक के आधार पर मेरी बात पर विचार करें। दूसरा, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह मेरे पास में एक ग्रंथ है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ग्रंथ है, जिनको सब जानते हैं, जो गांधी जी के निकट के सहयोगी थे, स्वतंत्रता सेनानी महान थे, कितनी कष्ट लाहौर फोर्ट में दिया गया, और फिर भारतीय समाजवाद के संस्थापक थे, देश में क्रांति कर रहे थे, सामाजिक क्रांति तो उनके लेख हैं। जाति प्रथा एक किताब है, उसको और डॉक्टर अम्बेडकर को इनहेलेशन ऑफ कास्ट, ये दो चीज़ को जरूर पढ़ें, खासकर विश्वविद्यालय के छात्र जरूर पढ़ें। उन्होंने, डॉक्टर लोहिया ने अपनी किताब में लिखा है, उस प्रसंग को मैं कुछ सुना देता हूँ। जाति के बारे में उन्होंने कहा है, धंधों पर जातियाँ बनी, मेहनत के धंधे नीचे बनते गए, दिमाग के धंधे ऊंचे बनते गए। दिमाग के धंधे दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। दिमाग के दोनों अच्छे या बुरे धंधे ऊंचे होते गए। अर्थात दिमाग का जो धंधा था, बुद्धि वाला धंधा करने वाले लोग, वो अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर लिए, और जो परिश्रम करने वाले थे, पसीना बहाने वाले थे, जो अपनी जिनके जिस काम में जिंदगी का पर जितना जोखिम करने वाले काम लोग थे, उनके धंधा को नीचा बना दिया गया, और उसी के आधार पर ये जाति की संरचना बन गई। इसको पहले लोग समझ ले। दूसरी बात, अभी जो कुछ भी हैं लोग जो आज जाति गणना और जाति के आधार पर ये सब बात कर रहे हैं, तो उनके लिए डॉक्टर लोहिया ने उसी जाति किताब जो है, जाति प्रथा, जिस पर लिखे हुए हैं, ये 50-60 के दशक के सब लेख हैं, कि बालिग मताधिकार और जाति प्रथा एक साथ तो नहीं चल सकती, एक को मरना पड़ेगा। हो सकता है चतुर ऊंचे लोग बालिग मताधिकार को ही खत्म करने की साजिश करें। राजेंद्र बाबू और विनोबा तो बालिग मताधिकार के खिलाफ खुलेआम बोल चुके हैं। पंडित नेहरू सीधे नहीं टेढ़े ढंग से बोल चुके हैं, कहते हैं बालिग मताधिकार में बड़ा खर्च होता है, चुनाव बड़े खर्चीले होते हैं, जिससे धनी लोग ही चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए बालिग मताधिकार के सीधे चुनाव को ख़त्म करना अच्छा होगा। यह मुझको मालूम है, हमारे ऐसे गरीब पैसे के बिना चुनाव नहीं लड़ पाते, फिर भी बालिग मताधिकार को ख़त्म करने की बात करना पाप है। अगर बालिग मताधिकार टिक गया तो जाति प्रथा टूट कर रहेगी। ये है महत्वपूर्ण, कि दोनों एक साथ नहीं चल सकते, जाति प्रथा और बालिग मताधिकार नहीं चल सकते। तो हिंदुस्तान के जो पिछड़े दलित समाज के गरीब निर्धन निर्बल लोग हैं, उनको ये इसको समझना चाहिए कि आज ये जाति जनगणना के साथ, आरक्षण के साथ नेतृत्व करने वाले जो लोग सब हैं,
उनके चरित्र को देखना चाहिए, उनके राजनीतिक चरित्र को देखना चाहिए, पारिवारिक चरित्र को देखना चाहिए, उनके विचारधारा को देखना चाहिए कि है कौन लोग और कौन लोग हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र द्वंद्व में है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जो इसके पक्षधर हैं, उनका कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतने ही उनका भागीदारी होगी, इसलिए जातीय जनगणना जरूरी भी है। ठीक बात है, ये तो अंधा आदमी भी, मूर्ख आदमी भी कहेगा कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हिस्सेदारी किस चीज़ का? हिस्सेदारी है वोट का, कि इस राज्य को बनाने में किसका कितना वोट है। तो जिसका जितना वोट है उसी हिसाब से उसको राज्य में उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सीधी बात। तो हिस्सेदारी किस चीज़ में? राजनीति में, प्रशासन में, आर्थिक में, मतलब सब चीज़, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, प्रशासन नीति, सब में, अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक दलों के संगठन में, संगठन में। जैसे डॉक्टर लोहिया, हम लोग समाजवादी कहते थे, डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। राजनीति, व्यापार, नौकरी और पलटन, इन चारों जगह पर इनको मिले। वो पिछड़ा माने होता था पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, समाज की सभी महिला और धार्मिक अल्पसंख्यकों में पिछड़ा, जुल्हा, धुनिया, कुजरा, कबाड़ी, चाहे सिख में जो पिछड़ा दलित है, सभी धर्म में, तो उन सबों को कम से कम 100 में 60 स्थान मिलना चाहिए। कहाँ? राजनीति, व्यापार और पलटन, राजनीति, नौकरी, व्यापार और पलटन, चारों में। राजनीति में राजनीतिक दल का जो संगठन बने, उस संगठन में जो पदाधिकारी या सदस्य बने, राष्ट्रीय समिति से लेकर के ब्लॉक तक, उसमें उसकी उतनी संख्या होनी चाहिए। नेतृत्व में। दूसरा, लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर पंचायत तक जितनी निर्वाचित संस्था है, उस संस्था में उसको उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तीसरा, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर गांव के चौकीदार तक, ये जो सरकारी नौकरी है उसमें भी उनको उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और पलटन माने जो सेना है, उस सेना में भी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इसीलिए तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही, इसीलिए जातीय जनगणना जरूरी है। राहुल गांधी तो हर मुद्दे पर ही आजकल जातीय जनगणना की ही बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से लोग पूछे ना कि काका कालेलकर कमीशन तो उन्हीं के नाना परनाना नेहरू थे, उन्हीं के समय में बना, तो क्यों नहीं लागू किए? उसमें तो दिया हुआ है संख्या। उस समय पिछड़ी जातियों की कितनी संख्या थी वो दिया हुआ है उसमें। फिर मंडल कमीशन बना, तो मंडल कमीशन में राज्यवार दिया हुआ है पिछड़ी जातियों की संख्या, कौन कौन पिछड़ी जाति है, उनका नाम भी, जातियों के नाम भी दिए हुए हैं, वो भी सब संख्या दिया हुआ है। क्यों नहीं हुआ? जब मंडल कमीशन वीपी सिंह ने लागू किया, उस समय पिछड़ी जातियों पर जो लागू कराने वाले लोग थे, जिनके बाल बच्चे अभी हीरो बन रहे हैं, उनको कहता हूँ अपने तुम्हारे जो बाप दादा थे जो उस समय पार्लियामेंट में बैठे थे, अब नहीं है दुनिया में, उनसे पूछो ना कि जिस समय लागू करवाया था तो क्यों नहीं वीपी सिंह से घोषणा करवाया? क्यों नहीं करवाया? सरकार ने संसद में, सरकार के वीपी सिंह के समय में संविधान में संशोधन करा के क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं कराया? अपने पूर्वजों की गलती के लिए दूसरे के मत्थे पर डंडा मार रहे हो। अपने पूर्वजों से पूछो। तो आज के समय में आप मान रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? देखो, हुई, कमीशन ने करवाया। 2011 में जब हम भारतीय जनता पार्टी विरोध में थे, तो उस समय कहे थे जाति जनगणना हो, रिकॉर्ड में है, लोकसभा में देखे। सरकार कांग्रेस की थी, उस कांग्रेस के समर्थन में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मुलायम सिंह भी थे, लालू भी थे, मायावती जी भी थे, सब थे, रिकॉर्ड है।
इसलिए कि जब ऐसी परिस्थिति आती थी कि सरकार गिर सकती है विभाजन के समय, तो ये सब वॉकआउट कर जाते थे, कहते थे हम वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट मतलब क्या? वॉकआउट मतलब क्या? सरकार को बचा रहे हैं। तो वो लोग भी थे, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह की सरकार ने जाति जनगणना के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया? और बहुत संघर्ष के, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बाद तब यहाँ हुआ कि सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करेंगे, अर्थात सामाजिक और आर्थिक जनगणना साथ करेंगे। तो 2011 में हुआ 12, 13, 14 तक था। तो आंकड़ा को क्यों नहीं प्रकाशित किया? क्यों नहीं करवाया? किया हुआ था, अब करवाओगे तो किया हुआ था, प्रकाशित करवाते, क्यों नहीं करवाए? तो असली बात है कि अपने राजनीतिक पूर्वजों के द्वारा किए गए अपराध को अब हल्ला करके ढकना चाहते हैं। युवा वर्ग को समझना चाहिए। आखिर में एक सवाल है, आप बिहार से आते हैं, बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, उनका कहना है कि बिहार में हम लोगों ने करवाया, अब देश भर में भी करवाएंगे। 1 तारीख को पूरे बिहार में वो लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ठीक बात है। बिहार में लालू का भी राज रहा, अभी नीतीश हैं, मुलायम सिंह का भी राज रहा उत्तर प्रदेश में, ममता जी का राज है, कांग्रेस का भी राज है। तो पहले कांग्रेस अपने शासित राज्यों में राज्य स्तर पर जनगणना करा ले और उसके आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, एक मॉडल स्थापित करके बता दे कि देखो ये हमारा मॉडल है। जैसे पार्लियामेंट से कोई कानून बनता है उसको कहते हैं मॉडल एक्ट। मॉडल एक्ट माने कि लागू नहीं है, ये मार्गदर्शक है, इसके आधार पर देश भर में राज्य कानून बना सकता है संसद का। तो कोई मॉडल स्थापित करे, ममता बनर्जी करे अपना कि देखो ये हमारा मॉडल है सामाजिक समरसता का, सबकी भागीदारी का, ये हमारा मॉडल है। कांग्रेस अपनी जगह बतावे ये हमारा मॉडल है। नीतीश कुमार जी बिहार में बतावे कि ये हमारा मॉडल है, क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरी में केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा जो नौकरी दी जाती है उसमें राज्य का है। तो राज्य बनावे। दूसरी बात, हम लोग नारा लगाते थे लोहिया जी के समय में। क्या नारा लगाते थे? गौर से सुनना। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी भाषा ऊंची जात, ऊंच जात का क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, पिछड़े का क्या पहचान, करे मेहनत पावे अपमान। इसका मतलब ऊंची जात नहीं हम कहते थे। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी भाषा ऊंची जात। ऊंची जाति के अंदर में भी जो अंग्रेजी भाषा जानने वाले हैं उसके हाथ में शासन है, और ऊंची जात में भी जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानने वाले हैं वो भी पिछड़े दलित के जैसे, गरीब निर्धन गुलाम के जैसे हैं। इस बात को लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसको डॉक्टर लोहिया कहते थे अंग्रेजी हटाओ। आप बोल रहे हैं मॉडल एक्ट की बात कर रहे हैं कि मॉडल स्थापित करना चाहिए। आखिर में एक सवाल है, तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि हम लोगों ने जो जातीय आधारित गणना बिहार में कराया उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, लेकिन कोर्ट की ओर से रोक दिया गया, सरकार की ओर से ठीक से पक्ष नहीं रखा गया बिहार सरकार। बिहार सरकार तो उन्हीं के हाथ में थी ना, नहीं रखे तो फिर उनको कोई रोक रहा है? सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया वकील रखे, बहस करे, नहीं हो। अगर सुप्रीम कोर्ट न किसी की बात सुने तो लालू यादव को ले आवे बहस कराने के लिए। तेजस्वी खुद बहस करे सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं भाई कोई नहीं ठीक से बहस करेगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बहस करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का। देखो, मैं सीधे कहूँगा, सीधी, कि संपूर्ण झगड़ा किस बात की है? सरकारी नौकरी का। देश भर के अंदर 5 से 7% मुश्किल से 10% लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, बाकी 90% तो नहीं है। दूसरी बात है कि आरक्षित वर्ग में भी
जो उसका लाभ पाने वाले हैं, सो जो उसमें संपन्न लोग हैं उनको मिलता है। सामंत है, संपन्न है। संपन्न माने आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है, चाहे नौकरी के कारण, रोजगार के कारण, राजनीति के कारण, व्यापार के कारण। खेती के कारण तो संपन्नता आ ही नहीं सकती है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन राजनीति के कारण, व्यापार के कारण, नौकरी के कारण। और सबसे बड़ा कारण है कि अपनी ही जाति के सामंतवादियों के विरुद्ध मैं फिर इसको जोर दे के कहता हूँ, अपनी ही जाति के सामंतवादी मानसिकता के विरुद्ध, अपनी ही जात के अंग्रेजी मानसिकता वालों के विरुद्ध, अपने ही जाति के पूंजीवादी मानसिकता वाले के विरुद्ध, अपनी ही जाति के परिवार के और उनकी नज़र में, परिवार के और उनकी नज़र में जो योग्य है उसको योग्य मानने वाले जो समाज है, जब तक उस समाज का नौजवान कायर बना रहेगा तब तक हिंदुस्तान में उसको अपना अधिकार कोई नहीं देगा। जिस दिन वो अर्जुन के जैसे गांडीव उठा लेगा और अपने ही वंश के अत्याचारियों के खिलाफ महाभारत के युद्ध में खड़ा होकर के गांडीव की टंकार लेके खड़ा हो जाएगा, उस दिन कोई ना कोई श्री कृष्ण उसकी मदद करने अवश्य आ जाएगा। लेकिन जाति के नाम पर जाति के सामंतवादी, राहुल गांधी बैठे हैं ना मंच पर, उनके साथ उन्हीं के उम्र के हम उम्र, कोई पिछड़ा, यादव, कोयरी, कुर्मी, मला, नोनिया, धानु, क्यू, टटा, तुषा, चमार, मुसहर, ये जितनी जातियां हैं मैं गिना दिया हूं। कोई है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और बीच में एक बूढ़ा दिखाने के लिए सर्कस का बाइस्कोप का शेर, वो मल्लिकार्जुन है। मल्लिकार्जुन के जगह पर भी अगर कोई 40-45 साल का कोई दलित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का कोई जुबा होता जिसकी बोली में कड़क होती, जो राहुल गांधी के आगे सिर नहीं झुकाता, जो अपनी नीतियों के जैसे, कामराज जी के जैसे खड़ा होता, अंबेडकर के जैसे खड़ा होता, ऐसे लोग होते, जो सरदार पटेल के जैसे खड़ा होता, ऐसी कोई है? तेजस्वी के चारों तरफ कौन है? खुद देखे ना, मुलायम सिंह, ये अखिलेश जीत के आया है और उसके 36 की 37 गो MP है, उसमें 5 गो उसके परिवार का है और गिनेंगे कि पिछड़ा का है। तो राहुल गांधी के चारों तरफ कौन लोग हैं उसको देखे, तेजस्वी के चारों तरफ जो लोग बैठे हैं उसमें देखे, वो अखिलेश के चारों तरफ लोग बैठे हैं उसको देखे। फिर भाजपा में भी कुछ ऐसे लोग हैं, उनको भी लोग देखे, समाज, पूरा समाज देखे कि क्या वो RJD के राहुल हों या समाजवादी में अभी ये क्या कहते हैं अखिलेश हों या चौटाला परिवार हों या पवार परिवार हो, जिनके नाम गिनाए जाते हैं मन से ये परिवारवादियों का, क्या वैसी मानसिकता वाले लोग और वैसे लोग राजनीतिक दलों के संगठनों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हैं या नहीं हैं? हैं तो हैं, कहीं नमक के बराबर हैं, कहीं दाल के समान हैं, लेकिन हैं। तो जब तक व्यवस्था में अशुद्धि है तब तक ये बातें होती रहेगी। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा कि ये जाति प्रथा और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता है, और ये जाति प्रथा और सामंतवादी विचारधारा आज लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिसके प्रतीक बने हैं राहुल गांधी और तेजस्वी। दुर्भाग्य से तेजस्वी और अखिलेश बने हैं, जिनको इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण और इस तरह के राहुल गांधी के षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के षड्यंत्र में, चक्रव्यूह में जो फंसते आया है वो सब अभिमन्यु के जैसे मरते आया है। मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ, इसलिए भारत के नौजवान इस पर सोचे, उनको हक मिले, हिस्सा मिले, जरूर मिले, लेकिन संवैधानिक तरीके से और समग्रता में मिले। हाँ, कि
अर्थभेद भी मिटे, जाति भेद भी मिटे, सब जगह से सब भेद मिटे। और अंग्रेजी भाषा के कारण जो आज प्रशासन में, अंग्रेजी भाषा के कारण जो प्रशासन में लोग बैठ के अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, उनको जाति से ज़्यादा इस अंग्रेजी भाषा के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।